नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है जायसवाल कोचिंग सेंटर यूट्यूब फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, अगर आप हिंदी ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और ये हिंदी ग्रामर नंबर पार्ट 2 है, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे और टॉप 20 क्वेश्चनों में से आपका फीडबैक जानेंगे, आपका स्कोर जानेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है, आपकी तैयारी में बेहतरीन स्कोर आपका आउट ऑफ 20 में से कितना है। और इसका पहला पार्ट जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके से फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे कि आउट ऑफ 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है। पहला प्रश्न है, फूल इनमें से कौन सी संज्ञा है। अगर फूल शब्द आता है, क्या शब्द आएगा, फूल शब्द दिया गया है और इनमें से संज्ञा पूछा जाएगा कि भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, तो आपका जवाब, आपका फीडबैक क्या होना चाहिए, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, चाहे हम हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, लगभग ग्रामर लगभग सेम ही होती है। ठीक है, केवल लैंग्वेज का अंतर होता है, विच्छेद में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है संस्कृत में। तो फूल में जो संज्ञा हमारी कहला जाएगी वह हमारी क्या कहलाएगी, फूल एक कैसा है, फूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा पर आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेना। अगला, ईमानदारी इनमें से कौन सी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, यहाँ जातिवाचक कह सकते हैं, दोनों सेम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है। ईमानदारी कहते हैं ना, व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप सही हैं तो आप कभी घबरा नहीं सकते हैं। ठीक है, सीना चौड़ा कर हमेशा चलते हैं, क्योंकि डर ये नहीं होता है। ईमानदारी आपके डर को दूर कर देती है। ईमानदारी शब्द में जो संज्ञा होती है वह कहलाता है पे भाववाचक। क्या हो जाएगा, आपके भाव क्या, एक एनर्जी फील होता है, एक पॉजिटिव में चला जाता है। ठीक है, सकारात्मक तौर पर हो जाता है। तो यहाँ पे भाववाचक की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ईमानदारी किसी व्यक्ति के अच्छे स्वभाव का प्रतीक होता है और ईमानदारी शब्द हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला है, लंबोदर इनमें से कौन सा शब्द होगा, योग, रूढ़, रूढ़, यौगिक। आपको पता है देशज, विदेशज, यौगिक, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़, ये सारे शब्द पूछे जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, कंसेप्ट तो जरूर पता होगा, लंबोदर में कौन सा शब्द होगा। चलिए फटाफट अंदाज में सभी आप पे कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना, गवर्नमेंट एग्जाम प्राप्त करना, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो लंबोदर में कौन शब्द है, देखिए लंबा है उदर, जिसका यो आपका समास हो जाता है लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, शब्द कौन सा शब्द है, तो लंबोदर आपका योग रूढ़ शब्द कहला जाएगा। कौन सा शब्द कहला जाएगा आपका, लंबोदर जो है योग रूढ़ कहलाता है। देखिए योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो या वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, परंतु जिसका अर्थ रूढ़ अर्थात विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये समान अर्थ को प्रकट ना कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लंबोदर, ये समान अर्थ को नहीं कर रहे हैं, विशेष का है। लंबोदर हो गया, जलज हो गया, चौपाई हो गया, ये सारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सेकंड है रूढ़ जो शब्द होता है, रूढ़ शब्द वो होता है जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है। अगर इसको अलग करेंगे तो इसका खंड सार्थक आपको नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल नाक, जल, आग, ये हमारे क्या कहलाते हैं, आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और आपको होता है एक यौगिक, जो सी ऑप्शन पर दिया गया है। यौगिक वे शब्द या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित हो, वह यौगिक कहलाता है। तो योग रूढ़ आपने समझ लिया, पहले हमने बता दिया आपको कि वे यौगिक परन होते हैं परंतु विशेष अर्थ होता है इनका, वो हमारे योग रूढ़ होते हैं। और यौगिक वे शब्द होते हैं दो या दो से अधिक सार्थक जो शब्द होते हैं या खंडों से बने हुए निर्मित शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ और शाला, विज्ञान, बी और यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, और कह सकते हैं कि राजपुत, राज और पुत, ये हमारे यौगिक शब्द कहला जाएंगे। ठीक है, तो योग रूढ़ आपका लंबोदर हो जाएगा। सारे ऑप्शन को हमने डिक्लेयर कर दिया, चाहे आप योग रूढ़ पूछा जाए, चाहे रूढ़ पूछा जाए, चाहे यौगिक पूछा जाए, सारे आपसे बन जाएंगे। चलते हैं फोर्थ प्रश्न की तरफ। सोना इनमें से कौन सी संज्ञा होगी, जो सोना है, सोना चांदी, ये सोना वाला नहीं है जो रात्रि को सोया जाता है। ठीक है, शरीर को
एक स्वास्थ्य कहते हैं रेस्ट करने के लिए सोना, वो एक सोना अलग बात है, बेड रेस्ट कहला जाता है। लेकिन एक गोल्ड की बात की जा रही। सोना में कौन सा संज्ञा होगा, द्रव्यवाचक होगा, भाववाचक होगा, समूहवाचक होगा। देखिए सोना का क्या है, एक यहाँ पे क्या है, सोना को किस प्रकार हम कर सकते हैं, तो सोना हमारे एक नाप तोल पर आ जाता है, तो कौन सी संज्ञा कहलाएगी, तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा की कैटेगरी पर आपका सोना शब्द सोना संज्ञा हो जाएगा, वह होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि मैं इनमें से कौन सा पुरुष हूँ। देखिए जो मैं शब्द है, ये मैं आपको बताना है इनमें से कौन सा पुरुष है, उत्तम होगा, अन्य होगा, मध्यम होगा। कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं सब हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही डरता हूँ, मैं ही नाश करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, उन्होंने कहा था। तो मैं एक अहम हो जाता है, ईगो टाइप का हो जाता है। जो मैं शब्द है ना, ये ईगो आपका क्रिएट कर देता है। तो इनमें से कौन सा पुरुष है, मैं में कौन सा पुरुष होता है, सभी बताइएगा। तो मैं में यहाँ पे उत्तम पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष मैं पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप में इनमें से कौन सा सर्वनाम होगा। जी हाँ, आप जो शब्द है इनमें से आपको सर्वनाम बताना है, कौन सा सर्वनाम होगा, सभी कमेंट करके बताइए। आप में कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या समूहवाचक। तो आप में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निजवाचक की बात करेंगे। कहीं कहीं आपको निश्चयवाचक मिलेगा, लेकिन निजवाचक यहाँ पे सार्थक हमारा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पुष्प इनमें से कौन सा शब्द है, तत्सम होगा, देशज होगा, विदेशज होगा या तद्भव की बात करें। नीचे कमेंट बॉक्स से फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा। तो पुष्प कौन सा शब्द कहलाएगा। देखिए सभी लोग जानते हैं पुष्प जो शब्द होता है वह हमारा क्या कहलाता है, तत्सम शब्द है, जो संस्कृत से डायरेक्टली आपके हिंदी में लिए जाते हैं, डायरेक्टली लिखे जाते हैं, ठीक है, बोले जाते हैं, वह हमारे तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि पुष्प का तद्भव शब्द होगा, तो पुष्प का तद्भव हमारा क्या होता है, फूल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि पुष्प का तद्भव बताइए, तो पुष्प का तद्भव हमारा फूल हो जाएगा, या फूल कौन सा शब्द है, तो फूल यहाँ पे तद्भव हो जाएगा और पुष्प हमारा तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ख्याल। जो ख्याल शब्द है, कहते हैं ना उसका ख्याल रखना, मैं जाता हूँ बच्चों का ख्याल करना, मैं जा रहा हूँ इन बच्चों को देखना, ख्याल रखना मतलब क्या है, ध्यान रखना। तो ये ख्याल जो शब्द है कैसा है, तद्भव है, विदेशज है, देशज है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो ख्याल शब्द है ये हमारा जो शब्द कहलाता है विदेशज शब्द कहलाता है। अब विदेशज शब्द किन्हें कहा जाता है, सभी लोग अगर पता होगा, ठीक है। देशज विदेशज आपने शायद पढ़ा होगा शब्दों के बारे में, ठीक है। तो देशज और विदेशज दोनों शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए विदेशज की बात करें, जिसे हम आगत भी कहते हैं। विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश धन जा के योग से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, विदेश में जन्मा। विदेशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं, और विदेशी भाषा से आने के कारण ही इन्हें आगत शब्द की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख्याल जो हमारा क्या हो जाएगा, या आपका विदेशज शब्द की बात करेंगे। अगला, पावर का उच्चारण स्थान क्या होता है, एक पा हो गया, ये वर्ग कहलाता, पा फा बा भा मा, ये पावर कहलाता है। और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, सभी को पता होगा, का खा गा घा च छ ज ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब म या रा ला व शाह क्षत्रज्ञ, ये आपके क्या होते हैं, वर्ग कहलाते, 5 वर्ण को। उसी प्रकार पा वर्ग जो होता है, पा फा बा भा मा, इसको उच्चारण स्थान क्या होता है, तो पा फा बा भा जब बोलते हैं हमारे ओंठ क्या है, दोनों में टकराते हैं, दोनों आपस में टच करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ओष्ठ उच्चारण स्थान कहला जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेंदुआ इनमें से कौन सा शब्द है। जी हाँ, तेंदुआ आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, किताबों में देखा होगा, ठीक है, वीडियो में देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, ठीक है। तो तेंदुआ जो शब्द है ये कौन सा शब्द है, तो तेंदुआ शब्द जो होता है ये देशज शब्द कहलाता है। देशज शब्द या देसी शब्द कह सकते हैं। इन शब्द देशज शब्द की उत्पत्ति जो है देश धन जा के योग से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, देश में जन्मा, ठीक है। तो ये तेंदुआ जो शब्द है देश में जन्मा हुआ है, इसी देश में, हमारे देश में, हिंदुस्तान पर जन्मा हुआ है। अगला प्रश्न है, गोल इनमें से कौन सा विशेषण है। अब देखिए गोल जो विशेषण है परिणामवाचक है, कोई नहीं है, सार्वनामिक है, या गुणवाचक विशेषण है। तो जो गोल शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है, तो गोल शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोल है,
मतलब कोई चीज़ अगर वृत्त कैसा होता है, वृत्त एक गोल होता है, गेंद कैसी होती है, गोल होती है, तो इसका क्या होता है, ये एक गुण है इसका। तो गोल एक क्या हो जाएगा, बॉल कैसी होती है, गोल होती है, इसका बाल का क्या एक गुण हो जाता है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, गोल क्या हो जाएगा, एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कोई इनमें से कौन सा विशेषण है, अब विशेषण बताना है, कोई शब्द का जो है कौन सा विशेषण है। कहते हैं ना कोई ना कोई होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए, ठीक है। तो जो कोई ये शब्द है इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो इसमें आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई जो शब्द है सार्वनामिक विशेषण की कैटेगरी पर आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुस्तक कौन सा शब्द है भैया, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है या देशज की बात करेंगे। देखिए पुस्तक शब्द दिया गया है, नोट कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। पुस्तक जो शब्द है हमारा तत्सम है। आपने देखा होगा संस्कृत में भी पुस्तकम या पुस्तकम ऐसे लिखा जाता है, पुस्तकम लिखा होगा। तो पुस्तक जो शब्द है यह संस्कृत से डायरेक्टली आपकी हिंदी में यूज होता है, प्रयोग होता है, इसलिए हम तत्सम शब्द की बात करेंगे। अगला है, तुम जा रहे हो कौन सा काल गलत है। तुम जा रहे हो, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। देखिए तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है, तो तुम जा रहे हो ये काल हो जाएगा हमारा वर्तमान। क्या तुम जा रहे हो, जहाँ रहा, रहे होता है, क्या होता है, वर्तमान काल होता है, ठीक है, HMR। तो वर्तमान काल की बात करेंगे, तुम जा रहे हो मतलब ना तो तुम गए थे ना ही तुम जाओगे, तुम क्या है चल रहे हो, जा रहे हो अभी, तो वर्तमान हो गया, प्रेजेंट की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला, नाक में कौन सा लिंग होगा। जी हाँ, नाक शब्द है, इसमें स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, एवं अभी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो नाक शब्द में आपको बताना है कौन सा लिंग होगा, सभी बताइएगा। तो नाक जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। नाक शब्द जो है शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तिष्क, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये हमारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये जो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अपवाद स्वरूप कौन कौन से स्त्रीलिंग हमारे शरीर पर शब्द हैं, जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये चार ऐसे शब्द हमारे बॉडी के शरीर में जो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। और सभी लोग जानते हैं लिंग संबंधी काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न है आप सभी के लिए। समास कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं सभी बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। समास का जिक्र हो चुका है, तो आप सभी लोग जानते हैं समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से समास होते हैं ये भी आप परिचित होंगे। समास के प्रकार या भेद, टाइप्स ऑफ 6 की बात करेंगे। अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और आपका छठवां होता है बहुव्रीहि समास। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, नवयुवक में कौन सा समास है। जी हाँ, नवयुवक शब्द कहते हैं ना, नवयुवक शब्द है, नवयुवक है मतलब जवान है, नवयुवक या नवयुवकी की बात करेंगे, युवती कहते हैं, नवयुवक या नवयुवती, ठीक है। तो ये नवयुवक जो शब्द है ये कर्मधारय होगा, समास होगा, द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व, कौन सा समास होगा। देखिए नवयुवक, युवक कैसा है, नया है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्मधारय समास की बात करेंगे। कर्मधारय समास का हम जिक्र कर चुके हैं कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है। जैसे काली मिर्च, नीलकमल, चंद्रमुखी, सद्गुण, पीताम्बर, नवयुवक, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास की बात करेंगे। और बहुव्रीहि समास का भी आप जानते होंगे शायद, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष या तीसरे का अर्थ होता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे महात्मा, लंबोदर, गिरधर, नीलकंठ, ठीक है, ये हमारा बहुव्रीहि होगा। और द्वंद्व समास जो होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं, और द्विगु में क्या होता है, संख्यावाचक होता है, सभी परिचित होंगे, ठीक है। चलिए जैसे नवरत्न, त्रिभुवन, शतमंजिल, ये हमारे क्या हो गए, द्विगु समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। जी हाँ, प्रतिदिन, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व। देखिए प्रतिदिन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि कितने दिन, प्रतिदिन दिया गया है, तो प्रतिदिन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, क्योंकि जिस समास के पूर्व पद अव्यय होता है वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है, जैसे यथा स्थान, आजीवन, इसी प्रकार प्रतिदिन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका अव्ययीभाव समास की बात करेंगे।
चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और ये टॉप 20 क्वेश्चनों का आपके हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का रहता है। 20 में से आप जरूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक। नीलकंठ में कौन सा समास होगा, ये हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी था जस्ट पिछले क्वेश्चन। ठीक है, तो महात्मा, लंबोदर, गिरधर, मक्खी चूस। जी हाँ, मक्खी चूस बहुत कंजूस व्यक्ति, ये भी बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। तो नीलकंठ भी आपका नीला है, क्या कहते हैं, नीला कंठ है जिनका अर्थात शिव जी। तो यहाँ पे ये भी आपका बहुब्रीहि समास पर आ जाएगा। और 20वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि पाप पुण्य में कौन सा समा होगा। बेहतरीन, सरल, बेहतरीन, इजली एकदम से प्रश्न है। द्वंद्व होगा, दिग होगा, अव्ययभाव होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो पाप और पुण्य में कौन सा समास होगा, ये आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। और टॉप 20 में से आप लोगों को फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है। जीनियस हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, अपने आप को जीनियस बताइए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, अपने तैयारी को शेयर कीजिए, अपने नॉलेज को शेयर कीजिए। जयसवाल सर आप सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं, आपके कमेंट का फीडबैक इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।